हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली RSM SSB JEN के लिए MCQ सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम पेपर का लेवल होता है, किस तरह के क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट कैसे 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे आपके लिए MCQ सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो हम RSM SSB JEN के लिए काफ़ी MCQ सीरीज़ यहाँ पे करने वाले हैं और उसके अलावा हम टॉपिक्स भी यहाँ पे करेंगे, पढ़ाई करेंगे उन सब के बारे में। अगर जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है या सब्जेक्ट वाइज काफ़ी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं MCQ सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करूँगी आपके लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहें चैनल के साथ और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो वी गेट। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है। अगर अपन ट्रांसफर फंक्शन सोल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर अपन देखते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि किसको सोल्व करेंगे, किससे पोल मिलता है, किससे जीरो मिलता है। लेकिन अगर एग्जाम में अपन अचानक से क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, तो अपन को समझ में नहीं आता एक बार तो कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन है आपका जिसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो पूछ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या मिलता है। तो आपको पता है कि इसको अगर न्यूमरेटर को जीरो करते हैं तो आपको नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं, और अगर डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो नंबर ऑफ पोल्स मिलते हैं। कितना सिंपल है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टू नेग्लेक्ट ए वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर। अपन क्या करते हैं जब कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं या फिर अपन नोडल सुपरपोजिशन थ्योरम इस तरह के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं एक साथ में। तो आप क्या करते हैं, टोटल रेस्पॉन्स निकालने के लिए एक ही सोर्स को एक टाइम पे आप कंसीडर करते हैं, बाकी सारे सोर्सेज जो होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो टर्मिनल क्या होने चाहिए। तो सिंपल सा है कि वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो टर्मिनल आपके शॉर्ट होने चाहिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं बी है आपका शॉर्ट सर्किटेड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका कोई भी वोल्टेज सोर्स है और उसको अगर आपको नेग्लेक्ट करना है या फिर उसको हटाना है या इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसके यहाँ पे टर्मिनल्स को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट के पैरेलल में कुछ भी होगा तो वो शॉर्ट रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट ट्रांजिएंट्स नॉट अवेलेबल बिकॉज दे। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होता है आपका, ट्रांजिएंट जब पढ़ते हैं आप किस किस में पढ़ते हैं, आरएल आरसी और आरएलसी सीरीज, आरएलसी पैरेलल, इस तरह के सर्किट होते हैं उसमें आप ट्रांजिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपको पूछा है कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जो होता है उसमें ट्रांजिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, क्यों नहीं होते। तो आपको अगर ट्रांजिएंट्स जब पढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले यही अपने पास होता है कि ट्रांजिएंट्स आते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं। तो ट्रांजिएंट्स किस वजह से होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी की वजह से। ऐसा सर्किट जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हो जिसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी किस किस में होती है, आपकी इंडक्टर में होती है और कैपेसिटर में होती है। क्योंकि इंडक्टर जो होता है आपका सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है और कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। रेजिस्टेंस में किसी तरह की स्टोर्ड एनर्जी होती नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिएंट्स क्यों नहीं होते, बिकॉज दे डोंट हैव स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज द। स्किन इफेक्ट आपको पता है क्या होता है। जब स्किन इफेक्ट आपका अकर होता है उस टाइम पे अपना जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस के ऊपर से हाई करंट फ्लो होता है। करंट जो है आपका ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर से ही फ्लो होता है, क्योंकि इनसाइड उसके रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्किन इफेक्ट किसको इंक्रीज कर देता है, जो कंडक्टर जो होता है आपका उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आपका क्या होता है रेजिस्टेंस, देखो आर जो होता है आपका, हम सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आर होता है आपका रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब आपकी करंट जो होती है किस पे वो होती है, आपकी बहुत ही ऊपर वाले सरफेस पे फ्लो करती है स्किन इफेक्ट के टाइम पे।
तो आपका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इस वजह से करंट कम एरिया में फ्लो हो रही है, क्योंकि अंदर तो बहुत ही कम एरिया में फ्लो हो रही है। तो ओवरऑल जो है सरफेस के ऊपर से फ्लो होती है, तो एरिया अगर आपका कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज जनरली कनेक्टेड इन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं आपका, उसका कनेक्शन क्या होता है। तो अपने पास बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन में दे रखे डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा स्टार। इसमें मोस्टली हम स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन जो होते हैं उसको यूज़ में लेते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसके अंदर अपने पास क्या होता है, 30 डिग्री फेज शिफ्ट, फेज डिफरेंस जो है लीड, एक में लीड हो जाता है, एक में लैग हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिटीज जो होते हैं उनको अपोजिट जो कनेक्शन होता है उसमें लगाते हैं। अगर स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार में सीटी लगाते हैं अपन, जब प्रोटेक्शन पढ़ते हैं ना, मर्ज प्राइस या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन उसमें। ठीक है, अगर डेल्टा स्टार होता है तो स्टार डेल्टा में। अब अपन को क्या पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर किस कनेक्शन में होते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, स्टार के अंदर वोल्टेज आपका हाई होता है, करंट आपकी लो होती है। डेल्टा में क्या होता है आपका, करंट हाई होता है, वोल्टेज लो होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर आपका इधर से वोल्टेज हाई आ रहा है और लो वोल्टेज सप्लाई करना है तो आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज में लेना है। ठीक है, डेल्टा स्टार कब लेना है, जब आपका लो वोल्टेज है, स्टेप अप करना है तो डेल्टा स्टार यूज में लेना है, क्योंकि स्टार जो है वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन के केस में, ये स्टेप अप के केस में। अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, डीटीज जो होते हैं वो कंज्यूमर परमाइसेस, जहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं। एंड लेवल जो होता है अपना सप्लाई सिस्टम का, वहाँ पर हम डीटीज यूज में लेते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं आप। तो वहाँ पे अपन को क्या करना होता है, अपन नॉर्मली सिंगल फेज की बात करें तो 220 वोल्टेज आता है, 3 फेज की बात करें तो 400 या 440, इस तरह से वोल्टेज वेरी होता रहता है। तो अपन को इतना वोल्टेज चाहिए होता है। इधर से अपने पास क्या आता है, 11 kV वोल्टेज आता है, यहाँ से 33 kV GSS से अपने वोल्टेज आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से फीडर्स आते हैं। तो अपन को क्या करना है, वोल्टेज को डाउन करना है। अगर वोल्टेज को डाउन करना है तो अपन को क्या यूज में लेना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज में लेना है। ठीक है, लेकिन अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो जहाँ होते हैं वहाँ पे कौन सा कनेक्शन यूज में लेते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अपना जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट, जीरो सीक्वेंस करंट, इस तरह की करंट्स फ्लो होती हैं। अगर आपका डेल्टा कनेक्शन अपन यूज में ले रहे हैं एंड लेवल पे, अगर स्टार डेल्टा लेंगे तो डेल्टा आपका कंज्यूमर के साइड में आएगा। उस टाइम पे अगर आपके पास इस तरह की करंट्स फ्लो हो रही है तो वो इसी में सर्कुलेट होती रहेंगी और कोई भी पाथ प्रोवाइड यहाँ पे नहीं होगा। जब अपन स्टार कनेक्शन यूज में लेते हैं तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास फैसिलिटी होती है कि ग्राउंड कर सकते हैं स्टार कनेक्शन को। इसलिए हमारे पास कोई इस तरह की अनबैलेंस करंट होती हैं तो वो यहाँ पे ग्राउंड हो जाती हैं। इसलिए हम स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं डी नहीं, स्टार डेल्टा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, स्टार डेल्टा। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि स्टेप डाउन करना है तो ये यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली और बिल्कुल ही एकदम डिटेल से पढ़ाई करें, मशीन्स में आपने पढ़ा होगा, तब हम कनेक्शन की बात में करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अपन को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि किस किस तरह की करंट्स फ्लो होती हैं। तो इस वजह से ये कनेक्शन हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो ऑन। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो किस पे होता है, नेगेटिव किस पे होता है, पॉजिटिव एंड हाई किस पे होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है, मैंने एक बार ट्रांसफॉर्मर पे MCQ सीरीज़ बनाई है 50 आई थिंक 60-70 क्वेश्चंस की, तो उसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैंने लिए हैं। तो अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वो किस पे होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड इन ए पावर सिस्टम प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम। ये आ जाएगा आपका प्रोटेक्ट्स आ जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर में सिंगल आपका दे रखा है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम। लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं आपके एलएज होते हैं, कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, सबसे पहला इक्विपमेंट जो होता है आपका सबस्टेशन का वो एलए ही होता है। ट्रांसफॉर्मर के चारों तरफ एलए लगे होते हैं। इसी तरह से हर जगह पे अपन को प्रोटेक्ट करने के लिए एलए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि लाइटनिंग सर्जेस जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम को। ठीक है,
तो अगर क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, लाइटनिंग अरेस्टर जो होते हैं इक्विपमेंट को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर जो होते हैं वो इस तरह के मटेरियल के बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराते हैं किसको, सर्जेस को, लाइटनिंग सर्जेस को, ठीक है, ताकि अपनी लाइटनिंग सर्जेस जो होती हैं वो फटाफट से चली जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड कराते हैं जो नॉर्मल वोल्टेज होता है, ताकि लाइटनिंग अरेस्टर उसको डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। इस तरह के मेटल्स जो होते हैं उनसे बने हुए होते हैं अपने लाइटनिंग अरेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नॉन टचिंग लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ, अपन क्या करते हैं जब अपन ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर लूप सिस्टम से निकालते हैं तो अपन क्या देखते हैं उसके अंदर 1/, इस तरह से सम ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप्स, फिर कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं 2 का, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना अपन। तो ऑल द लूप्स, फिर नॉन टचिंग लूप्स, इस तरह से। तो नॉन टचिंग लूप्स जो होते हैं वो नॉन टचिंग क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि जब आप देखते हैं अपना लूप सिस्टम होता है कोई भी, मान लो इस तरह का है, तो यहाँ पे इस तरह से एक जा रही है ब्रांच, ये इधर जा रही है, एक इधर वापस आ रही है, या यहाँ पे इस तरह का है, या फिर कोई यहाँ पे ऐसा भी है, ये मान लो कि यहाँ फिर से है कोई ऐसा, इधर जा रहा है, और उसके बाद क्या है आपका इस तरह का है, एक वापस इधर आ रहा है। अब इसके अंदर आप जब नॉन टचिंग लूप देखते हैं तो आपके क्या होते हैं, ये अगर लूप की बात करेंगे, आप इस वाले लूप की बात करेंगे और इस वाले लूप की बात करेंगे तो ये टचिंग लूप्स हैं। इसी तरह से आप इस वाले लूप की बात करेंगे और इस वाले लूप की बात करेंगे तो ये भी टचिंग लूप है। तो नॉन टचिंग कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो या मान लो कि यहाँ पे एक लूप है आपका इस तरह का, और एक ये आपका लूप है, तो ये वाले लूप्स जो हैं वो नॉन टचिंग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि नोड जो है ना कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नोड आपका कॉमन नहीं है। जब कॉमन नोड नहीं होते तो लूप्स क्या होते हैं, टच नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि नोड अगर कॉमन होगा तभी तो वहां से पास होगा और वो टच करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन देन द सिस्टम विल बी। तो पोल्स जो होते हैं आपके सिस्टम के इमेजिनरी एक्सिस पे अगर लाई कर रहे होते हैं आपके, जैसे ये एस प्लेन है, तो अगर ये इमेजिनरी एक्सिस पे हैं आपके पोल्स इस तरह से, तो आपका सिस्टम जो है क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको पता है कि लेफ्ट अगर साइड में है, इस साइड में है तो आपका स्टेबल होता है, इस साइड में होता है तो अनस्टेबल होता है, यहाँ पे तो मार्जिनली स्टेबल होता है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अपन को। एमसीक्यू सीरीज हमने कंट्रोल सिस्टम की भी कर रखी है ऑलरेडी, काफ़ी क्वेश्चंस एक साथ। यहाँ पर मैं कम कम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी अप्लाई टू एनी नेटवर्क, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो ऐसी कौन सी थ्योरम है जो हर किसी नेटवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, इनवेरिएंट है, एक्टिव है या पैसिव है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए नहीं सी। टेलीगन्स थ्योरम जो होती है आपकी वो किसी भी नेटवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक इस पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है टेलीगन्स थ्योरम, ठीक है। तो आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। आज मैं 10 ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे आपको बैठकर नहीं पढ़ा सकती हूँ अभी के लिए, तो थोड़ा टाइम और लगेगा उसके लिए। उसके बाद हम अच्छे से काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए जो है कम क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज डेली लेकर आऊँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको यूज़फुल लगा हो वीडियो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बने रहे चैनल के साथ और प्रिपरेशन जारी रखें अपनी, और मोटिवेट करते रहें अपने आप को। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।